बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। सबसे पहले लाइनअप पर नजर डालते हैं, आपको बताते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की, जो अब कदाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है। कल के बड़े ही ज़बरदस्त मैच में लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेट से शिकस्त दी। बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। 142 रन का हदफ था जो 17.4 ओवर्स में चेस किया लाहौर कलंदर्स ने। एक बार फिर हमने देखा कि फ़खर जमान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आए और 53 रन उन्होंने बनाए, जबकि कामरान गुलाम भी हाफ सेंचुरी स्कोर कर पाए, 55 रन उन्होंने बनाए। तो अच्छा था कि लाहौर के कुछ प्लेयर्स जो पहले फॉर्म में नहीं नजर आ रहे थे वो भी वापस फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्वेटा थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड जरूर होगी क्योंकि आई थिंक कितना ज़्यादा स्कोर ऑन द बोर्ड नहीं था। लाहौर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। जब जेसन रॉय और जेम्स विंस को आप इतनी जल्दी आउट कर दें, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, तो आई थिंक उसके बाद फिर गेम में वापस आना थोड़ा सा मुश्किल था। उमर अकमल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए और मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि तमाम क्रिटिसिज्म से हम दूर रहें और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रिशिएट करें। क्योंकि ऑल दो क्वेटा कल हारा, बट आई थिंक कि जो वो 140 प्लस पहुंचे उसमें उमर अकमल और इफ्तिखार अहमद का बहुत बड़ा हाथ था। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। उमर अकमल ने जिस तरह अपने आप को दोबारा क्रिकेट के स्टेज पर अनाउंस किया है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसको आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। ओवरऑल लाहौर और क्वेटा की परफॉर्मेंसेस को गेज करें तो लाहौर की पोजीशन अब पॉइंट्स टेबल पर बहुत ज़बरदस्त है, मुस्तहकम है। वो आगे क्वालिफाई करने के पूरे आप कह सकते हैं जोन में नज़र आ रहे हैं। क्वेटा के लिए अभी भी कुछ मैथ की कैलकुलेशंस जो है वो उनको करना होंगी। इसके बाद और बात करेंगे, अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो पीएसएल में आई थिंक इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको नॉट जस्ट बीइंग अ कराची फ़ैन बट अ पीएसएल फ़ैन नहीं होगी। बाबर आजम को आप प्रेशर में देख रहे हैं। कराची किंग्स इज स्टिल आई थिंक नॉट विनलेस इन द टूर्नामेंट। अनडिफीटेड तो आपने सुना होगा बट विनलेस इन द टूर्नामेंट। कल का मैच पेशावर ज़ल्मी ने उनको शिकस्त दे दी और कराची बिल्कुल डाउन एंड आउट लगा। कल काफ़ी कॉमेंटेटर्स ने, प्रेजेंटर्स ने भी बात की, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चीज़ें नजर आई। लोग यही कह रहे हैं कि एटलीस्ट थोड़ी सी फाइट नज़र आनी चाहिए थी। और आई थिंक अगर बाबर आजम की पर्टिकुलरली हम बात करें तो काफ़ी स्केप्टिकल हो जाते हैं लोग और कहते हैं कि क्रिटिसिज्म एकदम नहीं देना चाहिए क्योंकि कप्तान भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। तो आई थिंक वो तमाम चीज़ों को आपको रिस्पेक्ट करना होगा, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी सोचना होगा कि बाबर को जो आपने रिसोर्सेज दिए हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो इस लीग में उनको कोई बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकें। इसी वजह से जब आप एक कप्तान होते हैं, एज अ सीनियर बैट्समैन होते हैं, अगर आप एज अ बैटर पूरी टीम की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो होता ही है, क्योंकि हमने खुद इतनी क्रिकेट खेली कि हम ये समझ गए कि वो सारा प्रेशर आप पर आ जाता है। और जब वो सारा प्रेशर आप पर आता है तो आप कैलकुलेशंस में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। फिर आपकी प्राइम जो टारगेट एरियाज होते हैं या प्राइम फोकस होता है वो यही होता है कि मैं कितना लंबा मैच को लेकर जा सकूं, मुझे अपनी विकेट नहीं देनी, क्योंकि जहां मैं अपनी विकेट दूंगा वहां पर सारी बैटिंग लाइनअप जो है वो फॉल्टर कर जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहां पर बाबर थोड़े से हमें प्रेशर में नजर आते हैं। कराची किंग्स की टीम से बहुत से सवाल आते हैं, हमने पहले भी कहा कि कॉम्बिनेशंस क्या थे, ड्राफ्टिंग में जाते हुए क्या सोच रखी गई, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप अब जितनी भी डिस्कस कर लें। बट एक बात तो आई थिंक फैक्ट है कि कराची किंग्स अब अपनी इज्जत बचाने के लिए 1-2 मैच शायद जीत जाए, वरना तो पीएसएल में अब आपको उनके कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे। तो बैक टू द ड्राइंग टेबल है। अनफॉर्चुनेट है कि बाबर आजम का पहला सीजन था एज कप्तान और इतना अनफॉर्चुनेट रहा, बट आई थिंक मेंटली ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर और यहाँ से वो कम बैक ज़रूर करना चाहेंगे। ऑब्वियसली ही हैज़ टू लुक अप टू मैनी अदर थिंग्स। आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी आ रही, तो उनके लिए उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो गैदर करना बहुत ज़रूरी है। आज के मैच की बात करें तो आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कराची किंग्स से है। कराची डाउन एंड आउट, इस्लामाबाद उनको सिंगल हैंडेडली डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। लगता यही है कि मैच शायद वन साइडेड हो, कंसिडरिंग जो इस्लामाबाद की फॉर्म अभी तक लगी हुई है। ऑब्वियसली कुछ मैचेस वो बीच में हार भी गए, बट ओवरऑल अगर आप टॉप 4 की बात करते हैं तो मुल्तान और लाहौर तो आपको नज़र आ रहे हैं, बट अगर कोई और टीम है जो आपको लगता है कि शायद फाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है या किसी टॉप टीम को हरा सकती है, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। मैच आप 7:30 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर से बराह रास्त देखेंगे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर हाई डेफिनेशन में, और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आपको तमाम अपडेट से आगाह करता रहेगा। बट इस्लामाबाद के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, जीत कर पॉइंट्स टेबल पर आगे जाना चाहते हैं, बट कराची ऑब्वियसली अगर आज भी ना जीता तो कोई नई बात नहीं होगी। तो आई थिंक वो वाली हारने वाली कंसिस्टेंसी उनके साथ अभी भी है। इसके बाद फिर ऑब्वियसली शो के आखिर में आपसे बात करेंगे बीजिंग ओलंपिक्स की। विंटर ओलंपिक्स जो जारी हैं बीजिंग चाइना में, और बहुत से मेडल्स टेबल पर हमने अप्स एंड डाउन्स देखे, चाहे वो नॉर्वे हो जो एक पॉइंट पर डोमिनेट कर रहा था। आइस डांस में अगर आप बात करेंगे तो फ्रांसीसी जोड़ी ने आलमी रिकॉर्ड बनाया है,
जिसमें उन्होंने आलमी जो जितने भी पॉइंट्स टेबल या स्कोरिंग लिमिट्स होती हैं उसको उन्होंने एक्सीड करके सबसे हाईएस्ट स्कोर हासिल किया है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं आपको जो एक हम डेली बेसिस पर अपडेट करते हैं विंटर ओलंपिक्स की, वो भी आपको अपडेट देंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रिज़्क़ की कुशादगी या उम्र की दराजी भली लगे वो अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक करे।
चाहते थे कि आपके साथ बातचीत हो। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल के इंतखाबात में सुरखरू किया और हमारे कारकुनों के इत्तेहाद, कारकुनों की तरफ से चलाई जाने वाली मुनज़्ज़म इंतखाबी तहरीक के नतीजे में हमें फ़तह अता की। और इस फ़तह में ख़ुसूसी तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा डेरा इस्माइल ख़ान या इलेक्शन की, जहाँ उमर अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक बहुत भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुए हैं। डेरा इस्माइल ख़ान का हल्का इसलिए भी सूबा खैबर पुख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल में और तनाज़र में और पस मंज़र में अहमियत रखता है कि अपोजिशन के जमीयत उलमा इस्लाम के कायद का ये आबाई इलाका है, उनका गढ़ है, उनका पावर बेस है। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी एक सियासी पोजीशन रखते हैं, कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा दावे किए गए थे, प्रोपेगेंडा किया गया था, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने मुखालिफ उम्मीदवारों को शिकस्त देकर फ़तह अपने नाम की है। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार होने के साथ साथ अपने उन तमाम कारकुनों को ना सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में ज़ाती इख्तिलाफ़ात को, ज़ाती अदावतों को बालाए ताक रख कर एक बहुत ही मुनज़्ज़म और पॉलिटिकल अंदाज में अपनी कैंपेन चलाई और जिसके नतीजे में उन्हें फ़तह नसीब हुई। दूसरी बात, करक का ज़िला आप जानते हैं पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है। बनू से हमने सीट जीती है, बाजौड़ से सीट जीती है। और वो जो प्रोपेगेंडा किया गया था 19 दिसंबर के इंतखाबात के बाद कि जैसे पीटीआई का खात्मा हो चुका है और कुछ लोगों ने बगलें बजाईं, कुछ लोगों ने ढोल पीटे और ये तासुर दिया कि शायद पीटीआई की सियासत को उनकी वजह से अब खात्मे का दिन देखना पड़ रहा है, तो उनकी तमाम उम्मीदों पर भी औस पड़ गई और उनके तमाम दावे और नारे भी खोखले साबित हो गए। 19 दिसंबर के इलेक्शन के बाद भी हमने बार बार ये बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके मुखालिफ सियासी पार्टियों ने नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने जो अंदरूनी पार्टी और तंजीमी इख्तिलाफात थे, जिसके नतीजे में बाज लोग जो टिकट एलोकेशन के अमल से, के प्रोसेस से नाराज थे, जो समझते थे कि शायद पीटीआई का टिकट उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिल सका, जिसकी वजह से बदकिस्मती से कुछ लोगों ने अपने पार्टी के कैंडिडेट्स उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो यकीनन जब ऐसी सूरत हाल होती है तो वोट ज़ाया होता है, वोट तकसीम होता है और जिसके नतीजे में पीटीआई ने कुछ सीटें लूज की। लेकिन उससे शायद हमारे सियासी मुखालफीन को ये गलतफहमी पैदा हो गई कि शायद ये हमारी अंदरूनी इख्तिलाफात नहीं बल्कि उनकी सियासी मकबूलियत है जिसने पीटीआई को ये सीटें लूज करवाई हैं। तो आज अल्लाह ने हमें उस दावे में सुरखरू किया। हम कहते थे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी जमात, मुनज़्ज़म जमात है जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत का दावा कर सकती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और आज आपके सामने बैठ के मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बात कर सकता हूं कि अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी और हमें फतह से वो किया, सुरखरू किया। रह गई बात आगे के इलेक्शंस की, तो इंशाअल्लाह अब जो दूसरा मरहला आ रहा है, चाहे वो 31 मार्च को हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट तारीख में तोसी करके रमजान के बाद करवाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खुद एतमादी के साथ, एक सियासी प्रोग्राम के साथ
और इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में कैंपेन चलाकर इंशाअल्लाह आने वाले मरहले में भी इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी और कामयाबी इंशाअल्लाह हमारा मुकद्दर होगी। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बातचीत ख़त्म करता हूँ, लेकिन आज मैं कोई तकब्बुर और गुरूर वाली बात नहीं करूँगा, सिर्फ अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगा और अपने कारकुनान को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने हौसला नहीं हारा और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनमें उन्होंने अपने हौसले को बरकरार रखते हुए, अपनी तंजीम पर एतमाद करते हुए, अपनी लीडरशिप की हिदायत पर अमल करते हुए बेहतरीन अंदाज में परफॉर्मेंस दिखाई और इसके लिए हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। बताइए कि आपके पास जो अदद-ओ-शुमार है थोड़ा वो भी शेयर करें, क्योंकि हमारे पास जो अदद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक अभी जेयूआई जो है वो टॉप पर है 23 सीटों के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की फतह अवाम की फतह है। बल्दियाती इलेक्शन में फतह पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इंतखाबात में कामयाबी पर खुदा के शुक्रगुजार हैं। बाकायदा तौर पर सर्टिफाइड रिजल्ट नहीं आया तो कोई भी बात, चाहे 23 सीटों की जेयूआई की हो चाहे हमारी हो, वो बात अभी हतमी और लीगल बात नहीं होगी, अंदाजा ही होगा। और ज्यादातर जो इस वक्त ये फिगर्स आ रही हैं वो मीडिया जिस तरह रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी उनकी बुनियाद पर है। इलेक्शन कमीशन से अभी थोड़ी देर पहले भी हमारा राब्ता हुआ है, उन्होंने भी अभी कहा है कि हमारे पास अभी फॉर्मल रिजल्ट नहीं आया, हम अभी फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि हम उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लें। इंशाल्लाह कल तक ये रिजल्ट हम आपके सामने शेयर कर देंगे। लेकिन जो आपने 23 सीटों की बात की, जेयूआई की 23 सीटें हमारे अंदाजे के मुताबिक, इस वक्त की मालूमात के मुताबिक हमारी तकरीबन 21 सीटें हैं। लेकिन फिर भी वही बात है कि चूंकि हतमी नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, इसलिए मुझे ये बात मैं समझता हूं कि कहने के लिए या वसूख से कहने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि परसेंटेज ऑफ वोटों की कुल तादाद, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले मरहले में भी जो 19 तारीख हुआ था उसमें भी हमारी सूबे में सबसे ज्यादा थी, दूसरे नंबर पे जेयूआई के वोट थे। तो मुझे उम्मीद है कि जब टोटल वोटों की तादाद की गिनती होगी और इलेक्शन कमीशन उसको अपनी वेबसाइट पर और ऑफिशियली अनाउंस करेगी तो अल्लाह के फजल से हमारे वोट खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तमाम पार्टियों से ज्यादा ही होंगे। रह गई बात इसकी जो टोटल तादाद अब सीटों की है, उस हवाले से मैं ये बात आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता इंतखाब के बाद भी कई आज़ाद उम्मीदवार जो जीते उनमें से कुछ दीगर पार्टियों में गए, कुछ तहरीक इंसाफ में आए, जिसकी वजह से हमारी सीटें बड़ी हैं। अभी भी जितने आज़ाद उम्मीदवार आए हैं मुझे यकीन है कि वो भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे और उनमें से कई उम्मीदवारों के हमारे साथ पहले से राब्ते हो चुके हैं। यानी आपके साथ ये जब बात मैं कर रहा हूं, इस बुनियाद पे मैं कर रहा हूं कि हमारे साथ राब्ते हो चुके हैं। उन्होंने जीत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते किए हैं और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि उनमें से भी एक बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेगी। इसलिए जब ये तमाम फिगर्स कंपाइल हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट भी आ जाएगा तो इंशाअल्लाह वो चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। जाने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की फतह अवाम की फतह है। मुआविन खसूसी खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और ये थी PTV ताज़ा तरीन।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। आपको पूरी लाइनअप बताई ब्रेक से पहले। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट को बड़ी बारीकी से देखते हैं। मेरे ख्याल से इनको सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि लेवल 2 का जो क्रिकेट का कोचिंग प्रोग्राम है ये इन्होंने मुकम्मल कर लिया है PCB की जानिब से, और अभी ताज़े लेवल 2 कोच बने हैं। सैयद मोहम्मद अवैस हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम अवैस, आपको सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपका और आपकी टीम का। मुबारकबाद का टफ कोर्स था, देख रहे हैं स्ट्रेस जो फ्रैक्शन जो दिया उधर, लेकिन अच्छी चीज़ है कि आपने बहुत सी चीज़ें वो सीखी होती हैं जो कि शायद जो क्रिकेट के अंदर हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे, अब समझ आती है क्रिकेट कितनी बड़ी गेम है। कान में मुझे बताया गया कि वैस को कहीं अशाइया रखा जाए बहुत ग्रैंड सा लेवल 2 के लिए, तो वो चीज़ें तो चलती रहेंगी। बट ऑब्वियसली आई थिंक आपकी मेहनत है, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। PSL पे हमने ज़रूर बात करनी है, पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन पर सबसे पहले बात करेंगे। जिस तरह कि हमने आपको बताया कि बहुत से मैचेस हैं जिन पर हमने गुफ्तगू करनी है, बट पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आप PSL की भी कभी भी बात करेंगे किसी भी एडिशन में, तो आप लाहौर कलंदर्स को उसके अंदर से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो लाहौर कलंदर्स को बहुत मुबारक हो, उन्होंने एक बार फिर 8 विकेटों से एक मैच को जीता है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को उन्होंने शिकस्त दी है। सोशल मीडिया पे मैं बहुत सी चीज़ों को गेज कर रहा था, बहुत से आपके कमेंट्स आ रहे थे पर्टिकुलरली लाहौर कलंदर्स के बारे में, और लोगों के बहुत से सवालात थे, तो वो सवालात भी ज़रूर शामिल करेंगे। बट सबसे पहले जो जिस तरह के मैंने कहा बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें काफ़ी सवालात भेजते रहते हैं, शो को पसंद कर रहे हैं। इसी तरह अली ने भी पूछा कि लाहौर कलंदर्स क्या इस साल PSL जीत सकती है, तो आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह शुमाइला, आप शो को बहुत पसंद कर रही हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो में इंटरेस्ट ले रही हैं, और आपके भी कुछ सवालात हैं, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि हम उनको आज इनकोऑपरेट कर सकें। और इसी तरह आप सबको बहुत सारा प्यार जो आप शो देखते हैं, एंड थैंक यू सो मच कि यू सेंड इन अ लॉट ऑफ फीडबैक। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डिस्कस करें। अवैस के साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं जनरली, बट क्रिकेट इज़ हिज फोर्टे दीज डेज़, और बड़ी बारीकी से नज़र रख रहे हैं PSL पे भी, कॉम्बिनेशन पे भी, स्टार्ट्स भी बहुत सारे साथ लेकर आते हैं। इमरान जंजुआ में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम अहमद। गुड टू हैव यू ऑन द शो। अवैस, सबसे पहले जिस तरह के मैंने कहा लाहौर कलंदर्स को तो आप PSL की इक्वेशन से कभी नहीं निकाल सकते, तो क्या कहना चाहेंगे कल की विक्ट्री के बारे में? जिस तरह से कॉम्बिनेशंस नज़र आते हैं, अब उन्होंने पिछला मैच क्वेटा से क्योंकि वो हारे हुए थे, जेसन रॉय ने जो फेंटी लगाई थी उनको पता थी, तो जिस तरह से शाहीन ने बॉलिंग की, वो 2 विकेट्स फ़ौरन लेकर विंस की, और रॉय की उन्होंने जिस तरह कोशिश की कि रिस्ट्रिक्ट करें, क्या कहना चाहेंगे आप? यार अहमद, अपना ये जो आपने अहमद भाई बात की ना, सबसे पहले क्योंकि वो आपको पता है पिछला मैच हारे हुए थे क्वेटा के खिलाफ, अपना सॉरी लाहौर जो उनसे हारा था क्वेटा से, जिस तरीके से फेंटी लगाई थी जेसन रॉय ने। और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे जेसन रॉय की उस मैच में लगी थी वो ये था कि फुटवर्क जो उन्होंने यूज़ किया था, क्योंकि आपने देखा होगा शहनशाह अफरीदी ने कल जिस तरीके से जेम्स विंस को आउट किया, वही KL राहुल वाली बॉल जो आपने वर्ल्ड कप में देखी, तो जो कि अंदर आती है, शार्प आती है, लेकिन जेम्स विंस ने जो जेसन रॉय पिछले मैच में जो जीता था क्वेटा, उसके अंदर उन्होंने काम किया था कि आगे निकल कर तो उनको बॉल को सेटल नहीं होने दे रहे थे। लेकिन कल एक दूसरा आपको डायनामा नजर आया लाहौर का, वही जो बॉलिंग जो जानी जाती है शहनशाह अफरीदी की। बात हो रही थी कि शायद दूसरी लीग्स के अंदर अगर शहनशाह अफरीदी जाए तो सबसे महंगे खिलाड़ी भी हो सकते हैं, जो कि उनका एक वो बन चुका है कि पहले ओवर्स के अंदर वो स्ट्राइक करते हैं, आपको विकेट देते हैं, और ये जो 2 विकेटें थी उसकी वजह से असल डेंट पड़ा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। डाउन दी ऑर्डर आप देखें, सबसे बड़ा एक मसला क्वेटा के लिए वही जो आपने बात की थी इंट्रो में भी, कि एक मसले जो स्टार्ट हैं कि शाहिद अफरीदी जो उनसे इस वक्त इंजर्ड होकर क्वेटा ग्लैडिएटर्स स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं, वो भी एक बहुत बड़ा उनके लिए ब्लो है। उसके बाद आपने देखा होगा कि अपना सरफराज अहमद स्टिल अच्छी थोड़ी बहुत कैप्टनसी अब नज़र आ रही है उनकी जाके 1-2 मैचेस के अंदर, लेकिन वो जो एक कैप्टन इनिंग है स्टिल उनसे ड्यू है, क्योंकि पिछले मैच में भी आप देखें तो पिछला मैच हुआ जो जीते थे उसमें उमर अकमल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ली। स्पेशली उन पर बात मैं करना चाहूँगा, आपको पता है कि आप हंस भी रहे हैं अहमद भाई, क्योंकि उमर मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि आपने सरफराज की बात की और बड़े ज़बरदस्त मीम सोशल मीडिया पे बन रहे थे। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स अबाउट सोशल मीडिया दीज डेज जो मीम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो किसी ने वो मीम भी बनाया कि सारी अटेंशन जहां सरफराज चाह रहे थे कि उन पे हो सकती है, उन्होंने हाफ सेंचुरी की, बट वो उमर अकमल की तरफ थी। लेकिन ये है कि देखें उमर अकमल की मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है अहमद भाई क्या लगी थी, या तो जब पहले मैच के अंदर आए थे तो तब आपको पता है कि इक्वेशन ऐसी थी, इक्वेशन की डू एंड डाई सिचुएशन थी क्वेटा के लिए, लेकिन आते ही उन्होंने मैच पलटा। हसन अली क्योंकि बेस्ट बॉलर हैं, जिशान आपको पता है वो अपना बेस्ट बॉलर थे, तो उन्होंने आते ही अपना मैच, उनके वसीम की बात कर रहा हूँ सॉरी, उन्होंने आते ही मैच पलटा। और खास करके जो शॉट सिलेक्शन थी उनकी, नजर आ रहा था कि टेम्परामेंट है, कॉन्फिडेंस है, शोल्डर गिर नहीं रहा, बॉडी अपना उनकी एग्रेसिव है, तो वो चीज नजर आ रही थी। मेरे ख्याल से इस पे पूरा हमें एक पूरा डायनामिक्स, क्योंकि अब अवैस ने भी वो लेवल 2 वाली सारी चीज़ें गेज की हुई है, तो उमर अकमल की टेक्निकलिटी और बहुत चीज़ों पर हम गुफ्तगू जरूर करेंगे। बट इमरान आप बताइएगा सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि क्वेटा ने लाहौर को हराया था कराची की लेग का जो आखिरी मैच था, और
बड़ा कन्विंसिंगली उन्होंने हराया, जिस तरह जेसन रॉय ने फेंटी लगाई थी उनको। लाहौर कलंदर्स किस सोच के साथ कल मैच में गई और उन्होंने एक बार फिर डोमिनेट किया, तो आप क्या ऐड करना चाहेंगे मैच के बारे में? देखिए जी, सबसे पहले तो लाहौर कलंदर्स को और पाकिस्तान के शाहीनों की बात होती थी। इस टाइम पे लाहौर में और कदाफ़ी स्टेडियम में शाहीन के शाहीन छाए हुए हैं। और मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि बेसिकली जो लास्ट मैच वो हारे थे, दैट वाज अ रियलिटी चेक, और वहाँ पे उन्होंने अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके, और अब आप जो कम बैक देख रहे हैं, होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक्सपेक्टेड नहीं था कि शायद इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, बट जो उनका होम ग्राउंड के ऊपर जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्हें देनी चाहिए, आकिब जावेद को देनी चाहिए, पूरी टीम को देनी चाहिए, और बेसिकली लीडरशिप है। अगेन जो चीज़ नज़र आती है किसी भी मैच के अंदर, या जब मोमेंटम आप बनते हुए देखते हैं कि जब लीडर परफॉर्म कर रहा है तो पूरी टीम साथ जलन होती हुई नज़र आती है। और जिस तरीके से अवैस ने भी जिक्र किया कि कल के मैच के अंदर जब आप बड़ी विकेटें शुरू में ही निकाल जाएंगे तो पूरी टीम अंडर प्रेशर आती है। बट इमरान, मेरा एक टेक्निकल सवाल है, मैं चाहूँगा आप इस पर ज़रा मजीद नज़र डालें, क्योंकि लोग भी अब ये पूछना चाहते हैं कि अगर इफ़ से लाहौर कलंदर्स जो है वो क्वालिफाई कर जाती है आगे एलिमिनेटर्स नॉकआउट राउंड में, तो वो जो एलिमिनेट होने का जो प्रेशर है, आपको लगता है कि ये यंग कप्तानी और ये वो चीज़ें हैंडल कर पाएंगे? देखिए जी, कप्तानी में और ज़िंदगी के हर शोबे में सक्सेशन चाहिए होती है। आप अंडर प्रेशर आते हैं। आज बाबर आजम इंटरनेशनल सक्सेस के बाद जो है वो आपको अंडर प्रेशर नज़र उस तरह नहीं आएंगे, बिकॉज बाबर का बैंड और है। इसलिए हम कहते हैं कि बाबर बड़ा कप्तान है और फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए वो बहुत फतूहात लेंगे और टीम उनके साथ जलती हुई नजर आएगी। बट स्टिल आप देखिए रिजवान की लीडरशिप, शादाब की लीडरशिप, इवन शाहीन की लीडरशिप, तो उसमें अगर देखा जाए तो ही इज़ फोर्थ इन द पैकिंग ऑर्डर। बट हैविंग सेड दैट, आज तो उनके पास, अभी मैच में हम बाद में बात करेंगे, आज तो शायद उनके पास आखिरी चांस है PSL के शायकीन को और कराची के शायकीन को दिखाते हुए कि वो कप्तानी भी कर रहे हैं, बट अगर कोई परफॉर्म भी करेंगे तो लूजिंग कॉज के अंदर ना हो और आज जीतते हुए नजर है, वरना टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। कम बैक टू शाहीन, देखिए जी, वो बात वही है कि जब आपकी फॉर्म चल रही होती है, इंटरनेशनल आप सक्सेस बनते हैं, जितना बड़ा ब्रांड बनेंगे अपने लिए और अपने मुल्क के लिए और अपनी टीम्स के लिए, इंक्लूडिंग PSL, तो आपको टीम उतनी बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। मैं अभी ये देख रहा हूँ कि अभी एज द टीम्स आर पीकिंग, लाहौर इज नंबर 1। अब मोमेंटम जो है, जिस तरह मुल्तान के पास पहले फर्स्ट लेग के अंदर नजर आया, अब आपको लाहौर जो है परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुल्तान की भी बैटिंग, जो बॉलिंग लाइनअप है वो अंडर प्रेशर आई है। लास्ट फ्यू मैचेस के अंदर मुल्तान मैच हारा भी है। इसी तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड, अब मैंने पहले कहा था कि जी इस्लामाबाद वालों का कहना है कि जी ट्रॉफी इधर रख, ट्रॉफी इस तरह नहीं रखी जाती, ट्रॉफी के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अब हमने हालांकि कहा था कि पेपर्स के ऊपर सबसे बेस्ट टीम थी, आज उनका मैच भी, उस पर ज़्यादा बात करेंगे, बट बेसिकली आपका ये है कि अगर आपको डेप्थ बॉलिंग, मेरे लिहाज से जो PSL है डिसाइडिंग फैक्टर, अपार्ट फ्रॉम एक दिन अगर जेसन रॉय मारेगा तो कोई उसे रोक नहीं सकेगा। इसी तरह आसिफ अली उसकी पे ड्यू है, अभी तक नहीं परफॉर्म करेगा, बट वो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरह बाबर आजम जो है वो खिलाते थे आपके लेफ्ट हैंड ओपनर को, जो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मसूद को जी, नहीं जी, लाहौर के जो फखर जमान द सेंसेशन, ठीक है जी, और वो इस पूरे टूर्नामेंट परफॉर्म कर रहे हैं। आसिफ अली को भी शादाब जो है ना वो एक मैच के लिए बरकरार रखें, अगर उन्होंने जिस तरह इंडिया को मारा है, तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी अभी रहते हैं जिन्होंने PSL में जिस तरह उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी उस तरह परफॉर्म नहीं किया। तो आपका कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, देखिए जी, गिवन डे के ऊपर जैसी परफॉर्मेंस आएगी, वन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, कैन सेमीफाइनल फाइनल्स के अंदर तो आपको पता है दिन की बात होती है किस तरह चलेगी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड आज अंडर प्रेशर आ गई है, शादाब भी पहली मरतबा अंडर प्रेशर है, मुल्तान भी, मैं आपको बता दूं, कुछ बातचीत भी हुई है एक दो दिनों में, मुल्तान भी अंडर प्रेशर है। तो लाहौर इस टाइम पे शाइन छाए हुए, लाहौर छाए हुए हैं। आई थिंक इमरान बड़ी पर्टिकुलर चीजें मेंशन करें, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर आपने एक पॉजिटिव चीज देखनी है तो आई थिंक वो ये है कि दूसरे एंड पर आज उनके साथ कराची किंग्स मौजूद है, तो जो कंसिस्टेंसी वहाँ से हारने की नज़र आ रही है वो और PSL में कहीं नहीं नज़र आई। बट वैसे आई थिंक लाहौर की तो आप जितनी भी तारीफ़ करें कम है। फ़खर जमान जिस तरह से उभर कर सामने आ रहे हैं, एक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि वो ही डेफिनेटली डिजर्व्स अ परमानेंट प्लेस इन द पाकिस्तान लिमिटेड ओवर साइड, जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने में शॉर्ट सिलेक्शन इंप्रूव हुई है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, और फिर जिस तरह वो बॉलर से परफॉर्म करा पाए हैं। क्वेटा की पर्टिकुलरली अगर हम बात कर लें, मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि उमर अकमल पर बात करें कि जिस तरह से वापसी होती है, इनिशियल मैचेस में उनको नहीं खिलाया गया, वो बाहर बेंच पर ही बैठे रहे, फिर भी काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रहे थे, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे मैच में, आपको उनके इमोशन से भी अंदाज़ा हो रहा था कि प्रॉपर टीम प्लेयर हैं। ऑब्वियसली जब आप उनके इस टैलेंट को देखते हैं कि आते ही जिस तरह से उन्होंने छक्के मारना शुरू किए, कि इतना बड़ा टैलेंट और किस तरह से उन्होंने अपने साथ शायद इंसाफ नहीं किया, ये तो एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ज़रूर रहेगा। बट एज एन एलिमेंट उमर अकमल एक किसी भी साइड में कैसे आपको इस बार उभर कर सामने नजर आए? देखिए अहमद भाई, आपको पता है कि उमर अकमल जिस वक्त अपना जो पहली इनिंग्स उन्होंने खेली थी 25-26 रन की, अभी क्योंकि अभी दूसरा मैच उनका हुआ है, तो उसमें मुझे याद उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उमर गुल ने ये बात की है, उमर भाई ने,
कि तुमने वो देखना है कि तुम पाकिस्तान के लिए क्या करते थे। जिस तरीके से आपको पता है मैचेस वो खेलते रहे हैं, एग्रेसिव खेलते रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इश्यूज हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम से बाहर हुए, लेकिन टू अर्ली टू से मैं कहता हूँ। लेकिन आपको पता है कि देखें, आपने आगे ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना है, आपके पास एक जो चीज़ सबसे बड़ी जो मुझे इस वक्त जो फिक्र है वो ये है कि शोएब मलिक और हफीज़ का ना होना स्क्वाड के अंदर। देखें, सीनियर कैंपेनर का होना एक अलग चीज़ होती है, और वो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स हैं, वहाँ पर आपको टफ होगा पाकिस्तान या किसी भी एशियन कंडीशन के अंदर। तो आपको एक एग्रेसिव बैट्समैन इन द मिडल ऑर्डर चाहिए। खुशदिल शाह मैं कहता हूँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं विद द बॉल, विद द बैट कर रहे हैं, इफ्तिखार बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं वो जैसे आप दोनों बात कर रहे थे ना, खास करके लाहौर कलंदर की, देखें फ़ैन फॉलोइंग अपनी जगह है, ख्वाहिश भी है कि लाहौर अच्छा परफॉर्म कर रही है जिस तरीके से, और जीते भी टूर्नामेंट। लेकिन मेरी एक चीज़ पता है क्या, देखिए आपने मुल्तान की बात की, मुल्तान आपने उस दिन देखा कि एकदम थोड़ा बहुत प्रेशर में आई, रिजवान आपको बॉडी लैंग्वेज उनका चेंज आया, प्रेशर में नजर आ रहे थे। लाहौर का ये है कि अभी तक आपको पता है बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करी उनकी ओपनिंग डिपार्टमेंट, जिसमें फ़खर जमान आपको अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता देखने वाली वो बात होगी, अगर फ़खर जमान जल्दी आउट होते हैं, लाहौर उसका प्रेशर कैसे लेता है? क्योंकि अभी तक देखें फ़खर ने उनके लिए परफॉर्म किया है, वो प्रेशर मिडिल ऑर्डर के ऊपर नहीं अभी तक आया। वो चीज़ देखने वाली यहाँ पर होगी, वो बड़ा एक एक्साइटिंग मोमेंट होगा मेरे लिए। बिल्कुल एक्साइटिंग मोमेंट होगा। इमरान, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए जी, उमर अकमल के ऊपर आपका सवाल था, और आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अवैस ने भी जिस तरीके से बात की, अभी हमारी जो सक्सेशन अगर आपको नज़र आएगी तो हमें बहुत 2-3 साल से आपको जो पुराने प्लेयर्स हैं, हफीज़, शोएब मलिक और जो एजेड प्लेयर्स थे, उनको आपको खिलाना पड़ता है। अभी आपके जो नए प्लेयर्स जो आपको PSL में नज़र आ रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट, उनको मेरे ख्याल में 1-2 साल चाहिए कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करके, क्योंकि आपको कभी वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जिस तरह खुशदिल शाह जो हैं वो आपको 2-3 साल बाद परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अपने आप को स्टैब्लिश करने की आई थिंक बात है, और इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, बट अब हमें स्पोर्ट्स 360 पर ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान है, क्रिकेट ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड कमेंटेटर। और आई थिंक आजकल जब हम हमेशा बात करते हैं कि मैन इज़ द साइंस, साइंस इज़ द मैन, तो उसको एक्सपेरिमेंटल तरीकों से इन्होंने प्रूव किया है रिसेंटली। सना मीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, अल्लाह का शुक्र खैर है। आपका बड़ा ज़बरदस्त हमने इंटरव्यू भी देखा, और जिस तरह ऑब्वियसली PSL की हम आपकी ऑन स्क्रीन एक्टिविटीज़ देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बट पर्टिकुलरली आप ये बताइए कि लाहौर में आपने लाहौर कलंदर्स को छाते हुए कैसे देखा कल? मैं कहती हूँ कि जी शाहीन अफरीदी का तो जो पहला ओवर है माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो एक इवेंट बनता जा रहा है। अगर मुझे कोई खाली वो ओवर देखने के लिए भी टिकट खरीदना पड़े ना, तो मैं तो ग्राउंड में जाके खरीद सकती हूँ। तो इतनी जबरदस्त वो बॉलिंग कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वहीं से मैच पूरा बदल गया। जेसन रॉय को आउट कर दिया, विंस को आउट कर दिया, और उसके बाद तो उस मैच में कुछ खास रहा नहीं। हमने बड़ी कोशिश की खूब इंटरेस्ट जनरेट करें, पर ऑब्वियसली इतना बड़ा झटका उन्होंने दे दिया था क्वेटा की टीम को कि वहां से क्वेटा के लिए रिकवर करना बहुत मुश्किल। और लाहौर की, मैं अवैस की बात भी सुन रही थी, मैं अग्री करती हूँ कि मिडिल ऑर्डर अभी भी उतना प्रोएक्टिव क्रिकेट नहीं खेल रहे। उनके पास वो जरूर है कि ओपनिंग अच्छी मिल जाती है, उसके बाद उसको कैपिटलाइज करें, पर अगर खुदा न खास्ता ऊपर से रन तेज ना हुए तो फिर इनको अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा या करना चाहिए फॉर द कमिंग मैचेस, ताकि जो तेज खेलने वाले हैं उनको भी बीच में लाया जाए। तो वो मैं समझती हूँ कि प्रोएक्टिव थिंकिंग थोड़ी सी अभी भी और ये इम्प्रूव कर सकते हैं। पर अदरवाइज जब से लाहौर आए हैं तो बहुत ही अच्छी ओवरऑल क्रिकेट भी खेली है, और मैचेस देखने का मजा भी आया। सना, मैं अपने एक्सपर्ट से भी यहाँ पर पूछ रहा था कि लाहौर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन फॉर्म नज़र आ रहा है, मोमेंटम उनके पास है, बट क्योंकि हमने लाहौर की एक चीज़ देखी और इस बार क्योंकि कप्तानी भी यंग है, थोड़े से टीम कॉम्बिनेशंस भी चेंज हुए हैं, कि अगर आगे ये जाते हैं एलिमिनेटर्स में तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये उस प्रेशर को सस्टेन कर पाएंगे जहाँ पर इनको शायद पता हो कि अगर आज मैच हारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे? देखिए जी, प्रेशर तो सस्टेन इस लेवल पे जितने भी क्रिकेटर्स हैं सब इंटरनेशनल खेले हुए हैं, आई थिंक वो तो है ही। बट ऑब्वियसली मोमेंटम, इस तरह के टूर्नामेंट्स में मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए कल की जो हार है क्वेटा को बड़ा एक तरह से अफेक्ट करेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा जबरदस्त मोमेंटम में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस जो जब भी इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं, उनका जो लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में जिस भी टीम का मोमेंटम अच्छा होता है वो बड़ा जरूरी है। तो इस वक्त लाहौर ने पकड़ा है अच्छा मोमेंटम, और देखना होगा अब इस्लामाबाद के अगले मैचेस को, और मुल्तान भी अब वापस आएगी ऑब्वियसली। वो तो जो एक मैच हारे भी हैं वो भी उन्होंने अपनी मर्जी से बॉलिंग पहले ले ली, बट ऑफ कोर्स बॉलिंग पहले आएगी भी उनकी भी कभी। तो आई गेस इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम फ्रॉम नाउ ऑन। आपकी 11 का, आपकी इंजरीज का, आपके प्लेयर्स अवेलेबिलिटी का, ये सब चीज़ों का फर्क पड़ेगा। और फिर उसके बाद आई गेस जो नॉकआउट स्टेज होती है, फिर उसमें तो ऑब्वियसली उस दिन जो अच्छा खेलता है वही जीतता है।
बिल्कुल। अवैस, क्वेटा के बारे में आपको क्या लगता है? शाहिद अफरीदी का फैक्टर तो हमें पता चला कि अब उन्होंने पीएसएल को खैराबाद कह दिया, उनकी बैक इंजरी जो है इज जस्ट टू मच, वो फैक्टर तो चले है ही, लेकिन जो मोहम्मद नवाज का फैक्टर है वो कितना डेंट उसने किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स? यार देखिए, ये तो आपको मैं जैसे आपने स्टार्ट में बात की थी, ये चीज़ तो आपको नज़र आ रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ठीक है सरफराज पे भी तनकीद की जा रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेजेस या उनकी जो इस वक्त जो ऑन फील्ड वो अपना डांट डपट कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि उनकी जो टीम आपको पता है, जैसे जेसन रॉय या जेम्स विंस सोच है, वो लेट उन्होंने ज्वाइन किया, बेशक अभी तक जेम्स विंस की इतनी बड़ी इनिंग्स आपको नजर नहीं आई। फिर ये जो बीच में जो उतार चढ़ाव रहा है क्वेटा का, नवाज आउट हो गए, उसके बाद लाला चले गए, तो ये ज़्यादा मैं कहता हूं कि उनके ऊपर इस वक्त प्रेशर सिचुएशन है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था ना, देखें अभी आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो आपको वो प्रेशर नज़र उन पे आया कि जैसे उनके जल्दी ऊपर वाले आउट हुए तो सरफराज क्योंकि वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सक रहे, उमर अकमल क्योंकि अभी नए आए हैं, इफ्तिखार ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद आप देखें तो उनके पास ऐसा कुछ मैं कहता हूँ मौजूद नहीं है बैट्समैन जो कि थोड़ा बहुत सहारा 20-25 रन का नीचे जाके डेंट करे। फिर हसनैन का ना होना वो एक हर्ट कर गया, तो ये चीजें थोड़ा बहुत मेंटली मैं कहता हूँ साइकोलॉजिकली वो थोड़ा हर्ट हुए, थोड़ा हर्ट जरूर हुए होंगे, बट आई थिंक बहुत सी चीजें हैं जिन पर आपको नजर आता है कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह इमरान भी ऐड करे थे। और इमरान मैं आपकी तरफ भी आता हूँ कि अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। जिस तरह उस दिन भी कुछ लोगों ने शायद कहा कि मे बी सरफराज जहां पर खुद आए थे वहां पर उमर अकमल या शाहिद अफरीदी में से कोई आ सकता था, बट सरफराज ने 50 रन की एक स्टेबल इनिंग खेल दी। खैर अगर उमर अकमल ने नीचे 8 गेंदों पर 23 ना किया होता तो चीज़ें डिफरेंट लगती। तो आप पर्टिकुलरली उमर अकमल के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में क्या ऐड करना चाहेंगे? जी देखें, सरफराज से पहले रन नहीं हो रहे थे, उनका जो अगर स्ट्राइक रेट आप देखते तो ये प्रॉब्लम है जो है, बिकॉज ही इज़ नॉट कमिंग इन द फॉर्म। और माइंडसेट भी ठीक है कि जेसन रॉय की वजह से सना ने भी पहले बात की, एक मोमेंटम उनको ज़रूर मिला और अच्छे 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं। लेकिन जो उमर अकमल पे दोबारा बात करते हुए मैं पहले ये कह रहा था कि जी आगे आपको थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए होंगे, बिकॉज आपकी सक्सेशन प्लानिंग को अगर आप देखेंगे और सेलेक्टर्स के लिए और आगे पीसीबी के लिए, तो आपने देखना है कि आपके कुछ जो मेन प्लेयर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम शोएब मलिक टू हफीज़ and few others, they have to bid farewell। तो अब उमर अकमल के ऊपर आते हुए देखें, जो उमर अकमल के ऊपर बहुत बातचीत हुई है, उनके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी हुई है, क्रिकेट बोर्ड को कैसे दिखना चाहिए। देखें एज अ नेशन आपको पता है कि हमारे उस तरीके से उस तरह की ग्रूमिंग नहीं होती व्हेन वी रीच दिस लेवल। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है, ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की या प्लेयर की कि जब वो आप नेशनल कलर या नेशनल फ्लैग या नेशनल कैप पहनते हैं तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो इंस्पायर करे जो है ना ऑल अक्रॉस लोगों को। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि उमर अकमल को और इसी तरीके से कोई और इश्यूज इस तरह, फॉर एग्जांपल हसनैन का बॉलिंग एक्शन चेक हो गया, आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है जब व्हेनेवर यू आर डाउन एज अ प्लेयर और एन इंडिविजुअल, तो वहाँ पे आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग एंड द काइंड ऑफ मनी दैट वी हैव, तो आपको राइट लोग लगाने होते हैं। मेरा ख्याल है उमर अकमल ने हैज़ मेड अ कम बैक, he has attitude issues, he has the problems that the whole world knows about it, but I still believe कि अगर आप उनको ग्रूम करते हैं, he still has a lot of stuff left in his tank, और वो अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। और उस ट्रांजिशन में कि जहाँ पे आपको ये जो अप प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जिनको लगता है कि 1-2 साल लगेंगे, तो उमर अकमल कुड बी अ सीनियर प्लेयर मिडिल के अंदर, जो आपको आज क्वेटा ग्लैडिएटर जैसी टीम जो पहले नजर नहीं आ रही थी और उन्होंने आके चेंज किया है, तो ये आपको आके पाकिस्तान के लिए भी जरूरत होगी। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द वे वी हैव हैंडल्ड प्लेयर्स इन द पास्ट भी ऐसी मिसाल हमें मिलती है कि जहाँ पर मे बी बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस इसीलिए रहा कि शायद बोर्ड भी प्लेयर्स को बेहतर तरीके से नहीं हैंडल कर पाया। तो यू नेवर नो, अगर उमर अकमल को उस तरीके से अब हैंडल किया जाए या थोड़ा सा ज़रा बात की जाए, अगर उनको जहाँ पर आपने हैदर अली को ट्राई किया, उनकी शॉट सिलेक्शन पे भी थोड़ी तनकीद हो रही है, बहुत सी चीज़ें, मे बी उमर अकमल कैन बी दैट कुशन जहाँ पर आप वो चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन बाय इमरान जंजुआ। आप जी आपका जो सवाल था, बिकॉज़ यू विल गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट क्विकली। देखिए जी, अभी इट इज द टूर्नामेंट विच इज वाइड ओपन नाउ। पहले मुल्तान का मोमेंटम शिफ्ट, अब लाहौर का मोमेंटम जो आप वाला पॉइंट है वो बिल्कुल है। देखिए यंग कप्तान है, और अभी मैं जो मेजर इश्यूज देख रहा हूँ, इवन हालांकि लाहौर की दे हैव द बेस्ट बॉलिंग साइड राइट नाउ, तभी वो नंबर 2 के ऊपर आ चुके हैं और अगले 1-2 मैचेस के अंदर आपको नंबर 1 पे भी नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, बट ओवरऑल जो आपकी बॉलिंग साइड्स हैं ऑल अक्रॉस वो वीक हैं। मिडल ओवर के अंदर ये टूर्नामेंट जो है, ये जो मिडल ओवर के अंदर बैटिंग और बॉलिंग अच्छी करेगा, ये टूर्नामेंट वो लेके जाएगा, बारिंग अ साइड के एक बंदा आए एंड टेक्स द मैच कंप्लीटली आउट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल, पूरी सिचुएशन बदल तो बेसिकली आपको जो बॉलिंग साइड्स हैं वो ऑल अक्रॉस वीक हैं। और यहीं से अगर मैं आपको क्विकली एक पॉइंट दूं कि जो आपके चीफ सेलेक्टर भी कहते हैं कि स्पिनर्स की कमी पाकिस्तान में अभी डर्थ है, आपको इन एरियाज पे फोकस करना है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड ऑल अक्रॉस इन ऑल फॉर्मेट्स आपको बॉलिंग डोमेस्टिक साइड पे बॉलिंग के अंदर नए लड़कों को और उनको आगे लेके ग्रूम करके लेके चलना। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात है
है कि आपका जो पूल ऑफ स्पिनर्स है उसको इंक्रीज़ करना होगा। इन द पास भी हमने देखा कि थोड़ा सा ड्राउट वहाँ पर नज़र आ रहा है, बट ओवरऑल ये फिर बात वही होती है कि विकेट्स जो हैं वो पिचेस क्या बनाई जाती हैं, किनको फेवर करती हैं। मोस्टली तो अभी फास्ट ट्रैक्स पर ही फोकस नज़र आ रहा है, पीसीबी का भी और पाकिस्तान क्रिकेट का भी। बट आगे भी बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स को बहुत मुबारक हो एक बार फिर, आई थिंक उन्होंने डोमिनेट किया और पीएसएल की भी हॉट फेवरेट साइड हैं, दे ऑलवेज आर, बट इस बार वाकई फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं, दिस कुड बी देयर पीएसएल। बट और मैचेस की अगर बात करें तो कराची किंग्स को मुसलसल छठी शिकस्त हुई पेशावर ज़ल्मी के हाथों, और ज़ल्मी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। वो भी चाह रहे थे कि ऐसा मैच मिले कि वो उसको जीत कर ज़रा थोड़ा सा अपनी पोजीशन को बेहतर करना चाहें, थोड़ा सा मोमेंटम मिले, एंड व्हाट अदर वे देन हैविंग कराची ऑन द अदर हैंड। तो आई थिंक कराची किंग्स के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं, और अब इट्स अबाउट सैल्वेजिंग प्राइड एज वेल। तो सना मीर, कराची किंग्स के बारे में हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, ड्राफ्टिंग कॉम्बिनेशंस, बट जो प्रेशर अब बाबर आजम पर नज़र आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद भी कप्तान रही हैं, जब आपको ये भी पता है कि आप अपनी नेशनल साइड के भी कप्तान हैं, लीग में भी आपकी परफॉर्मेंस तो है, बट इंडिविजुअली आप टीम को कब तक कैरी कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बहुत मुश्किल सिचुएशन में है इस वक्त बाबर आजम, और इस तरह की सिचुएशन में यही है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस से इंस्पायर करना होता है। कल का मैच रिसोर्सेज जितनी भी थी, जो कुछ भी था, आई थिंक इंटेंट में, अप्रोच में थोड़ा बेहतर हो सकता था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवाल, वो जो पोस्ट मैच था उसमें भी पूछा, क्योंकि देखिए शर्जील पे जिस तरह जेसन रॉय पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है क्वेटा की, इसी तरह शर्जील के ऊपर भी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है कि सारी फायर पावर वही थी। अभी क्वेटा के पास, कराची के पास बाहर रोहेल नजीर बैठे हैं, जो क्लार्क को हम खिला रहे हैं हर मैच पर, मुझे उसमें नजर नहीं आया कोई ऐसा स्पार्क जो कि रोहेल नजीर ना कर सकते हो। मैं बहुत चाहूंगी कि आज के मैच में कराची रोहेल नजीर को जरूर चांस दें, क्योंकि वो एक तो कीपिंग अच्छी करते हैं, जो क्लार्क की कीपिंग भी मुझे, क्योंकि वो फुली फिट नहीं है, बीच में साहबजादा फरहान से कराएगी जिनसे नहीं हो पाई, तो एक आपका स्पेशलिस्ट कीपर है जो कि टॉप ऑर्डर में खेल सकता है, वहां पे इनको एक तो चेंज लाना पड़ेगा, और बॉलिंग में भी इनको देखना पड़ेगा कि कौन से कोई रिसोर्सेज हैं जिसको ये और बेहतर कर सकते हैं। कल का मैच 15-20 रन ठीक है ज्यादा आ गए थे, बट फिर भी जिस तरह की पिच थी इससे बेहतर भी खेला जा सकता था, तो ऑल इज नॉट गॉन। मैं तो यही समझती हूँ कि इस तरह के सिचुएशन में जहां मोमेंटम शिफ्ट करने की बातें करें, ठीक है, आप चाहे टॉप 4 में क्वालिफाई ना करें, पर आप अपने अगले चारों मैच जीतने के बारे में सोचेंगे, उसके अलावा आप कुछ भी सोचेंगे तो अगले 4 मैच गुजारने मुश्किल हो जाएंगे। सना, आप इसके बारे में क्या ऐड करना चाहेंगी? जिस तरह से उन्होंने कल परफॉर्म किया पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, आई मीन आपका पहला मैच हो पीएसएल का, पहली गेंद हो इमाद वसीम हो, दूसरे एंड पर आप छक्का लगा दें और उसके बाद आप इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएं। अनफॉर्चुनेट 1 रन से आप अपनी नेक्स्ट सेंचुरी से महरूम रहे, बट ओवरऑल उनका क्या इम्पैक्ट देखा आपने पीएसएल में? देखें, T20 गेम ही फेयरलेस क्रिकेट की है, और यंगस्टर्स को इसीलिए यहाँ पे प्रेफर किया जाता है, खासतौर पे बैटर्स को, क्योंकि मैं आपको बताऊं, स्पिनर्स की अभी बात कर रहे थे ग्रूम करने की, स्पिनर्स हम ग्रूम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम 30-32 में स्पिनर को खुदाफिज कह रहे हैं पाकिस्तान में, जब दुनिया में ऐसा नहीं होता। स्पिनर्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, आप जितने मर्जी अनर्थ कर ले, अगर आप उनको 31-32 साल में फारिग करना शुरू करेंगे, गुड लक टू यू। पहली तो बात, मैं एज ए स्पिनर ये बात बोल रही हूँ। दूसरी बात, ये बैटिंग में खासतौर पे जब आपने सर्कल को यूज करना है, तो वहां पर आपको यंग ब्लड चाहिए, जो कि आप मतलब फेयरलेस लोग चाहिए, यंग हो ओल्ड हो कुछ भी हो, आपको फेयरलेस क्रिकेट चाहिए वहां पे, और उन्होंने वही किया। पूरा सीजन पिछला वो कराची से बाहर बैठे रहे, कोई उनको मैच नहीं मिला, उन्होंने आके फेयरलेस खेला, चांसेस भी ड्रॉप हुए, कैचेस भी ड्रॉप हुए, पर ठीक है, उनको इम्पैक्ट मिल गया। और आई थिंक जिसको भी मौका मिलेगा उसको ऐसे ही खेलना पड़ेगा, चाहे वो रोहेल नजीर हो, जो भी प्लेयर, हुरैरा इस्लामाबाद से अभी तक नहीं खेले, जो भी ऐसे प्लेयर्स हैं उनको इसी तरह से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। T20 है ही ये इस तरह की क्रिकेट। जी बिल्कुल। अवैस, जल्दी से, क्योंकि ऑब्वियसली हमने टाइम को पूरा करना है, क्या ऐड करना चाहेंगे? कराची डाउन एंड आउट, पेशावर ज़ल्मी गॉट अ विन। देखिए, मेरे लिए जैसे जंजो साहब भी कह रहे थे कि शायद कराची के लिए आखिरी चांस है, लेकिन मेरे लिए मुझे नहीं लगता कराची के लिए आखिरी चांस है। देखें, क्योंकि जितने आपके मैचेस बचे हैं इस वक्त, आपने अगर मैच आज जीत भी जाए तो आपने अच्छे रन रेट से जीतना है, क्योंकि आप 6 के 6 मैचेस हार चुके हुए हैं, डाउन द टेबल है, वापसी आना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सना वाली बात बिल्कुल ठीक है, देखें जो आपने गलतियां की उसमें बेहतर है रोहेल नजीर को आप लेके आए, आप अपने लड़कों को अब चांस दें, क्योंकि आपके पास आप खैर कितना चांस देंगे, बट ऑब्वियसली ये चीजें हैं। इमरान जंजुआ, फाइनल थॉट्स आप क्या ऐड करना चाहेंगे जब हम बात करें कराची किंग्स डाउन एंड आउट, बट आज इस्लामाबाद भी जरा बेहतर परफॉर्म उनके खिलाफ कर पाएगा क्योंकि देयर डाउन एंड आउट? जी, मैं क्विक वर्ड ऑन विद सना एंड फॉर क्रिकेट बोर्ड। देखिए जी, आज सिकलान मुश्ताक को आपने 1 साल का एक्सटेंशन दिया। क्विक वर्ड सना फॉर यू, बिकॉज यू गोना बी देयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट अहेड, और रमीज़ राजा साहब के लिए भी।
आपके सिकलान मुश्ताक और मुश्ताक अहमद अगर बाहर जाके परफॉर्म करके आज दोबारा कोच बन सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं ग्रूम कर सकते? क्रिकेट बोर्ड का काम है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। आपके स्पिनर्स को साथ रखे और बिल्कुल, groom करे। बहुत शुक्रिया इमरान इंडुआ में ज्वाइन करे थे। यही था स्पोर्ट्स 360 मेरी और टीम की तरफ से। अल्लाह हाफिज।